ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जहां पे आज हम बात करेंगे एबट लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड के हवाले से। तो आए चलते हैं आज की वीडियो पे। एबट लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग साइन इज एबट ABOT, was incorporated in Pakistan on July the 2nd, 1948। बहुत पुरानी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस इस वक्त है, एंड अ वेरी नोन ब्रांड इन द साइड ऑफ फार्मास्यूटिकल। Basically it is involved in the manufacture, import and marketing wide range of products including pharmaceutical, nutritional products, diagnostic tools and diabetes care जो devices हैं उसमें एक specialized समझ सकते हैं आप कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल भी हैं और इट्स अ नोन ब्रांड इन द मार्केट। अगर 11 अक्टूबर को एबट ने 789.41 के साथ क्लोजिंग दिखाई मार्केट में। अगर हम फ्री फ्लोट की तरफ देखते हैं तो विद 21.55% एक बहुत छोटा फ्री फ्लोट है इस कंपनी का, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर हम बहुत कम वॉल्यूम जनरेट होते हुए देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इसकी निस्बतन एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स बहुत स्लो मूवमेंट हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम लास्ट पे आउट की बात करते हैं तो इसने 29 अगस्त 2022 तक के पीरियड के लिए फर्स्ट क्वार्टर का डिविडेंड अनाउंस किया था 150%। उसके बाद तकरीबन 2.5 साल से हमने इसमें पे आउट जो है जनरेट होते हुए नहीं देखा। मार्केट स्ट्रेंथ में इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इसके प्रोडक्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल ब्रांडिंग है और मार्केट में रिकग्निशन है और एक नोन ब्रांड है और ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर हम वनरेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसकी जो स्लो मूविंग शेयर्स हैं और जब उनमें कोई हम एक्टिविटी देखते हैं और अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट देखते हैं तो वो इसकी वनरेबिलिटीज़ को नुमाया करती हैं। अगर हम इसकी फैक्ट शीट की बात करते हैं तो 2024 में जो इसने अपनी बैलेंस शीट और जो इसने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए उसमें इसके टोटल एसेट जो हैं वो स्टैंड करते हैं 36.1 बिलियन के साथ, जहाँ पे इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ जो इसने शो की वो 16.3 बिलियन के साथ हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, इसकी नेट वैल्यू जो इस वक्त स्टैंड करती है वो 13.4 बिलियन के साथ पाक रुपीज़ के साथ है। अगर हम लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं तो द कंपनीज टोटल करंट लाइबिलिटीज़ अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली जो ऊपर भी हमने आपको बताया कि 14.5 बिलियन के करीब है, जिसमें कि अकाउंट्स पेबल हैं, जो इसके एक्सपेंसेस हैं, जो इनकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ऑल दो के कम है विद ऑलमोस्ट 54 या 55 मिलियन रुपीज़ के साथ। बट जो इसके हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो डेफर्ड इनकम टैक्सेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से उसमें नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। अगर इसकी हम इक्विटी की बात करते हैं तो इट स्टैंड्स एट 19.8 बिलियन रुपीज़। अगर हम टेक्निकल एवेल्युएशंस पे देखते हैं जो कि डेटा है बेस्ड फ्रॉम 1st of December टिल 11th of October, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डे चार्ट में इट इज़ मूविंग इन दी अप ट्रेंड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसका एक अप चैनल इसका बना हुआ है। बट दी ओनली प्रॉब्लम विथ एबट लेबॉर्ट्रीज इज़ जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो इसके जो वॉल्यूम्स हैं जो इंतहाई कम जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसकी एक बहुत स्टैंडिंग है फार्मास्यूटिकल साइड पे, बट स्टॉक मार्केट के हवाले से जहाँ पे इतना कम वॉल्यूम जनरेट होता है तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर के पास या ट्रेडर के पास बहुत कम
जो हैं वो ऑप्शंस बच जाते हैं। अगर वीक चार्ट पे आप देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त जो इसकी आखिरी हफ्ते की जो मूवमेंट है वो इसकी अप चैनल पे मूव कर रहा है, अप ट्रेंड पे मूव कर रहा है। ऑल दो कि अगर हम उससे पिछले 2 से 3 हफ्ते देखते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे इसके शेयर्स में, जहाँ पे हमने इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा। बट पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा कि उसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आया ये पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट की इस वक्त ऑन गोइंग रैली की वजह से है, जहाँ पे हम काफ़ी स्क्रिप्ट्स में एक्टिविटी देख रहे हैं, या इसके अपने फंडामेंटल्स बेस की बुनियाद पे ये एक्टिविटी जनरेट हो रही है। ये आने वाले दिनों में इसकी ज़्यादा हम क्लैरिटी देख सकेंगे। अगर इसका ट्रेंड ज़्यादा जारी रहता है तो डेफिनेटली फिर ये हम कह सकेंगे कि ये अपनी जो फंडामेंटल्स है उसकी बेस के ऊपर इसकी अप ट्रेंड में मूवमेंट जारी है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आप देख सकते हैं कि मंथली बेस पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सितंबर में भी इसमें पॉजिटिव मंथली की एक्टिविटी जनरेट हुई और जो अभी तक अक्टूबर में भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वीकली पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू इट्स मंथली पैटर्न। मंथ में चूँकि आप ज़्यादा बड़े टाइम फैक्टर को अंडर द कैनवस लाते हैं, अंडर स्कोप में उसको एनालाइज करते हैं, तो ऑन मंथली बेसिस इस वक्त तक इसकी अप ट्रेंड ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही होगी। बट उसको आप जैसे जैसे टाइम में छोटे टाइम फैक्टर्स पे लाएंगे, उसको छोटे टाइम फैक्टर से एनालाइज करेंगे, तो सिचुएशन जो है वो एबिट की चेंज होती हुई नज़र आएगी। टू समराइज दिस, तीनों जो टाइम फैक्टर्स हैं डे, वीक एंड मंथ पे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसकी मूव है, चूँकि वॉल्यूम्स बहुत कम जनरेट होते हैं, तो उसको अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो नज़र आएगी वो उस टाइम पीरियड के हवाले से है। जैसे मंथली में अगर आप इसका ग्रीन कैंडल्स को जनरेट होता हुआ देख रहे हैं, सो इट इज़ बेसिकली कि इस 2 महीनों में पॉजिटिव इसकी मूव हुई थी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत थोड़े होते हैं, तो जब छोटे टाइम स्पेक्ट्रम में आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ऑन डे टू डे बेसिस उसमें काफ़ी नुमाया कमी नज़र आएगी। बट जब आप बड़े जो टाइम स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको, चूँकि वो कलेक्टिव उस स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस बताता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक शेड नज़र आएगा परफॉर्मेंस की जो है। इसी तरीके से अगर प्राइस क्लोजिंग में देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 800 का लेवल है वो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको इसने पिछले 11 महीनों में तकरीबन 5 दफ़ा टेस्ट करने की कोशिश की और पाँचों दफ़ा जो है इसने उसको ब्रीच नहीं किया और उससे इसने वापसी रिट्रीट किया है। और जो लास्ट हमने देखा है, जो आखिरी 3 से 4 सेशंस हैं, उसमें दोबारा इसने एक अप्रोच की थी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करने की, बट उसको फिर नाकामी हुई और उसने दोबारा डाउन ट्रेंड में अपनी मूवमेंट जो है शुरू की। इसी तरीके से अगर हम इसको लास्ट 30 डेज़ में देखते हैं तो आप अगेन इसको देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो इस वक्त काफ़ी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, वो इसको अभी तक ब्रीच नहीं कर रहा। जो आखिरी इसकी हम देखते हैं 3 से 4 सेशंस की, वो डाउन ट्रेंड में इस वक्त वाज़े मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। कंसोलिडेशन का फेज़ आपको इसमें पिछले 30 दिनों में नहीं नज़र आएगा। पिछले 30 दिनों में जो हमने 4 अक्टूबर से देखा था इसकी एक अप ट्रेंड में, उस वक्त कहा जा सकता था कि ये मार्केट में जो नई रैली जनरेट हुई है उसका हिस्सा बन गया है। बट उसके बाद जब हम इसने डाउन ट्रेंड और इसकी जो डबल टॉप्स बनते हुए देखे और जो फाइनली हमने इसको डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए देख रहे हैं, तो अभी तक हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो मार्केट की नई रैली है, अभी तक एबट लेबोरेटरीज उस रैली का हिस्सा नहीं बने हुए। अगर पैराबोलिक चार्ट में देखते हैं, इट इज़ द सेम थिंग कि जहाँ पे हमने इसको सितंबर में काफ़ी लो प्राइस के साथ मूव करते हुए देखा, वहीं पे हमने देखा कि जो 5 अक्टूबर के बाद हमने इसमें थोड़ी सी एक तेज़ी जनरेट होती हुई देखी।
अगेन इसने रिट्रीट की, अपने जो मैक्सिमम प्राइस जोन था दोबारा से इसने एक एफर्ट जनरेट की। बट द बेसिक प्रॉब्लम का जो हम 2-3 दफ़ा आपको रिपीट कर चुके हैं कि जहाँ किसी भी स्क्रिप्ट के पीछे वॉल्यूम्स का सपोर्ट ना हो तो जो स्क्रिप्ट इटसेल्फ है वो वीकनेस के साथ मूव करता है, जो कि एबट की जो केस है उसमें वाज़े तौर पे हम देख सकते हैं कि जब भी ये पॉजिटिव मूव जनरेट करता है, चूँकि वॉल्यूम्स नहीं इसको सपोर्ट कर रहे होते, तो लिहाजा ये ज़्यादा जो है उसमें सफ़र करने की फिर अहलियत नहीं होती और ये वापस रिट्रीट करके डाउन ट्रेंड में अपना सफ़र दिखाता है आपको। अगर हम कंक्लूड करेंगे आज की एबट लेबॉर्ट्रीज़ की एपिसोड में, तो हम कह सकते हैं कि द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू सेवरल सेगमेंट्स। इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डाइवर्स है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उसमें मेडिसिन्स भी हैं, उसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड चीज़ें भी हैं। सो इसका जो पोर्टफोलियो है वो इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करता है। अगर हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं उसका रेशो को देखते हैं तो इस वक्त नॉन एसेंशियल जो है वो 55% है और जो एसेंशियल मेडिसिन है वो 45% है। जहाँ पे इसको बहुत एक एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा गवर्नमेंट ने जो नई डीरेगुलेशन की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, जहाँ पे मेडिसिन कंपनीज को कहा गया है कि वो अपनी प्राइस खुद फिक्स करें फॉर द मार्केट कंपटीशन, और स्पेशली जो उसमें इजाज़त दी गई थी वो एसेंशियल मेडिसिन में नहीं दी गई थी, नॉन एसेंशियल मेडिसिन में दी गई थी। तो हम देखते हैं कि जो एबट लेबॉर्ट्रीज़ का जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन का सेक्शन है उसमें ज़्यादा इसकी जो है इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो डेफिनेटली इसको इस डीरेगुलेशन पॉलिसी का फ़ायदा पहुँचेगा एज़ कम्पेयर टू उन कंपनीज़ के जिनकी एसेंशियल मेडिसिन जो है वो ज़्यादा रेशो के साथ वो बना रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो एबट लेबॉर्ट्रीज़ है इसके हवाले से हमने पिछले कुछ अरसे से ख़बरें सुन रहे हैं कि एक तो ये ज़्यादा इस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे एनहांसमेंट पे ज़्यादा फोकस किए हुए है। दूसरा ये हेल्थ केयर जो मार्केट है उस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो कि हम आने वाले दिनों में इसके हवाले से भी काफ़ी ख़बरें सुनेंगे कि ये हेल्थ केयर साइड पे जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस वाली साइड आती है, उसमें भी हम इसको काफ़ी एक एक्टिव रोल अदा करते हुए आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर हम इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम एरियाज़ की तरफ आते हैं तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो आती है जो कि रॉ मटेरियल्स है जो कि ये इंपोर्ट करवाता है। चूँकि इंपोर्ट जो रिजीम है उस पर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सख्ती होती जा रही है और उसकी जो कंसाइनमेंट्स जो हैं वो डिलेड पहुंच रही हैं। तो वो कंपनियां जिनका ज़्यादा इन्हिसार इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे है उनमें हम ज़्यादा एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जनरेट होता हुआ देख रहे हैं। सो एबट के भी जो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादातर इंपोर्टेड है। तो ये एक साइड है जो कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसका हम इम्पैक्ट एबट की जो परफॉर्मेंस है उस पर जनरेट होता हुआ देखेंगे। दूसरा जो फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स है उसका भी इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो इंपोर्ट पे ज़्यादा इन्हिसार है तो उसमें जो आपकी करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंपोर्टर पे ही आता है। ऑल्दो कि इसका डाइवर्स जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस वक्त है इसमें कोई शक नहीं है, बट चूँकि उसमें हमें एक मार्केट शेयर जो है इसका उसमें काफ़ी हम देख रहे हैं कि इसका जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू उन कंपनीज़ के जो कि ज़्यादा अपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एबट का उनके जो परफॉर्मेंस का अगर हम देखते हैं तो उनके जो रिलेशन में उनमें हमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम इसको रिकमेंड करेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट या इसमें एक्यूमुलेशन के, तो ऑल्दो इस वक्त ये हाई रेट्स पे तो है, जहाँ पे हमने देखा जहाँ इसने अपने पीक्स को टच किया, ऑल्दो कि उससे कुछ ही नीचे आया है, बट अगर इससे 12 से 15% बिलो रेट्स पे भी अवेलेबल अगर इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है आने वाले दिनों में, सो दैट वुड बी एन आइडियल जोन जहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट या एक्यूमुलेशन पर्पसेस के लिए सोच सकते हैं। बट हैविंग सेड सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें जो वॉल्यूम टर्नओवर है वो आपको
उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के हवाले से। तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। वहाँ पे हम आने वाले दिनों में एबट में भी देखेंगे काफ़ी नई अनाउंसमेंट्स और काफ़ी चीज़ें हम इनके हवाले से भी सुनने में आएंगी। तो डेफिनेटली 12 से 15% बिलो इट्स एग्जिस्टिंग लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। With this we come to the end of today's video of our script analysis series जो कि एबट लेबॉर्ट्रीज के बारे में थी। काइंडली अपनी सजेशंस और अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह रखें। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।